नमस्कार। आज हम एक बहुत बड़े सवाल पर बात कर रहे हैं। क्या हम इस ब्रह्मांड में अकेले हैं या कोई हमें देख रहा है? हाँ, ये सवाल हमेशा से कौतूहल का विषय रहा है। बिल्कुल। आज हम फर्मी पैराडॉक्स और इससे जुड़े कुछ हैरान करने वाले विचारों की तह तक जाएंगे। तो कहानी शुरू होती है 1950s के दशक से, न्यूयॉर्क। अच्छा। हाँ, कहते हैं वहाँ अजीब चीज हुई। लोगों के कूड़ेदान गायब होने लगे। कूड़ेदान? सच में? हाँ, और उसी दौरान यूएफओ देखे जाने की खबरें भी खूब थीं, तो लोगों ने मजाक में दोनों को जोड़ दिया। अच्छा, मतलब एलियंस कूड़ेदान चुरा रहे थे? हाँ बिल्कुल। द न्यूयॉर्कर मैगजीन में एक कार्टून भी छपा था इसी पर। अजीब है, पर कहते हैं इसी कार्टून ने एनरिको फर्मी को सोचने पर मजबूर किया। हाँ, फर्मी महान फिजिसिस्ट। उनका सवाल बहुत सीधा था, लेकिन बहुत गहरा। क्या था वो सवाल? देखिए, हमारा ब्रह्मांड करीब 13.8 अरब साल पुराना है। बहुत बड़ा। हाँ, अनगिनत तारे, ग्रह। बिल्कुल। और जीवन के लिए जो बेसिक चीजें चाहिए, कार्बन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, फास्फोरस, ये सब तो ब्रह्मांड में बिखरा पड़ा है। मतलब ये चीजें आम हैं। बहुत आम है। और हमारी पृथ्वी भी कोई एकदम अनोखी नहीं है। अनुमान है कि सूरज जैसे हर 5 तारों में से कम एक के पास पृथ्वी जैसा ग्रह होगा। गोल्डीलॉक्स जोन वाला ग्रह। हाँ, गोल्डीलॉक्स जोन, जहाँ न ज्यादा गर्मी न ज्यादा ठंड, पानी तरल रह सके, जीवन पनप सके। तो अगर ऐसी जगह आम है, जीवन के तत्व आम है, तो फर्मी ने यही पूछा, इफ इट्स सो कॉमन, वेयर इज एवरीबॉडी? सब कहाँ हैं? हमें एलियंस के सबूत क्यों नहीं मिलते? और यही है फर्मी पैराडॉक्स, है ना? बिल्कुल। और इसने वैज्ञानिकों को, आप कह सकते हैं, 2 खेमों में बांट दिया। पहला खेमा कौन सा है? पहला खेमा है खोजने वालों का। वो मानते हैं कि भाई हमने अभी ठीक से खोजा ही नहीं है। अच्छा। इसी सोच से 1960 में फ्रैंक ड्रेक ने प्रोजेक्ट ओज़मा शुरू किया। रेडियो टेलीस्कोप से सिग्नल सुनने की पहली बड़ी कोशिश थी वो। और फिर सेटी आया, सर्च फॉर एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल इंटेलिजेंस। हाँ, सेटी। उनका फोकस रहा है रेडियो तरंगों पर। क्यों रेडियो तरंगे? क्योंकि वो लंबी दूरी तय कर सकती हैं, तारों के बीच की खाली जगह में भी। और हम इंसान भी तो अनजाने में ही सही करीब 100 साल से रेडियो सिग्नल अंतरिक्ष में भेज रहे हैं। हाँ, ये बात तो है। तो कोई सिग्नल मिला, वो वाव सिग्नल का जिक्र आता है अक्सर। हाँ, 1977 का वाव सिग्नल, 72 सेकंड का एक बहुत मजबूत नैरो बैंड सिग्नल। बहुत रहस्यमय था। क्यों? क्योंकि वो किसी ज्ञात प्राकृतिक स्रोत जैसा नहीं लगता था। लगा कि शायद ये वही हो जिसका इंतजार था, लेकिन अफसोस वो सिग्नल फिर कभी सुनाई नहीं दिया। और उसके बाद प्रोजेक्ट फीनिक्स, ब्रेक थ्रू लिसन। हाँ, बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स चले, अरबों डॉलर लगे। हमने वॉयेजर यान के साथ वो गोल्डन रिकॉर्ड भी भेजा है, पृथ्वी का संदेश। हाँ, एक तरह से अंतरिक्ष में बोतल में बंद संदेश। लेकिन नतीजा क्या मिला इन सब कोशिशों से? नतीजा असल में अब तक तो कुछ नहीं। कोई ठोस सबूत नहीं कि कहीं और भी इंटेलिजेंट जीवन है। तो फिर शायद दूसरे खेमे की बात सही है। हाँ, दूसरा खेमा जो कारण बताने वाले हैं, वो मानते हैं कि शायद सबूत ना मिले हैं, ना मिलेंगे, और इसके पीछे वजह हैं। जैसे? एक थ्योरी है ज़ू हाइपोथेसिस। बिल्कुल, ज़ू हाइपोथेसिस जॉन बॉल ने 1973 में दी थी। क्या कहती है ये? इसके अनुसार हो सकता है कि बहुत एडवांस्ड एलियन सभ्यताएं हों, वो जानती हों कि हम हैं। अच्छा। लेकिन वो जानबूझकर हमसे संपर्क नहीं करती। शायद वो हमें दूर से देख रही हैं, जैसे हम चिड़ियाघर में जानवरों को देखते हैं। बिना दखल दिए, बिना हस्तक्षेप किए हमारे प्राकृतिक विकास को स्टडी कर रही हों, कि जैसे हमारी प्राइम डायरेक्टिव वाली सोच बढ़ रही है, स्टार ट्रेक वाले। हाँ, कि कम विकसित सभ्यताओं में दखल न दो। हाँ, वही। तो शायद एलियंस भी यही कर रहे हों। ये तो काफी दिलचस्प है। मतलब हम किसी कॉस्मिक चिड़ियाघर में हैं, और इसी से मिलती जुलती एक और थ्योरी है, लेबोरेटरी हाइपोथेसिस। हाँ, लेबोरेटरी हाइपोथेसिस कि पृथ्वी एक बहुत बड़ी प्रयोगशाला है और हम इंसान किसी प्रयोग का हिस्सा हैं बिना जाने। और इसका धार्मिक ग्रंथों से भी कनेक्शन जोड़ा जाता है। स्रोत में इसका जिक्र है, जैसे गीता, बाइबल, कुरान में भी ऊपर वाली शक्ति द्वारा इंसानों पर नजर रखने, परीक्षा लेने की बात है। सवाल उठाया गया कि क्या जिन्हें हम भगवान या देवता मानते आए हैं, वो असल में एडवांस्ड एलियंस हो सकते हैं? ये तो सोच से परे है। हाँ, ये सिर्फ अटकलें हैं, लेकिन सोचने पर मजबूर करती हैं। बिल्कुल। पर एक थ्योरी और है जो मुझे लगता है सबसे ज्यादा डराती है, ग्रेट फिल्टर हाइपोथेसिस। ये क्या भला है? ग्रेट फिल्टर, इसका आइडिया ये है कि जीवन शुरू होने से लेकर, मतलब निर्जीव चीजों से जीवन बनने,
एबायोजेनेसिस से लेकर एक इंटरस्टेलर सभ्यता बनने तक बहुत सारी बड़ी रुकावटें आती हैं। फिल्टर्स। रुकावटें? कैसी रुकावटें? हर स्टेप एक फिल्टर हो सकता है। जैसे शायद जीवन का शुरू होना ही बहुत मुश्किल हो, या फिर सिंगल सेल से मल्टी सेल्यूलर बनना, पानी से जमीन पर आना, इंटेलिजेंस का विकसित होना, ये सब बहुत बड़े फिल्टर हो सकते हैं। तो क्या ऐसा हो सकता है कि हम इंसान इन शुरुआती फिल्टरों को पार कर चुके हैं, इसलिए हम यहाँ हैं? हो सकता है, हम भाग्यशाली हो सकते हैं, लेकिन ग्रेट फिल्टर हाइपोथेसिस का एक डरावना पहलू ये है कि शायद सबसे बड़ा फिल्टर अभी आया ही ना हो, वो हमारे भविष्य में हो। मतलब ये कि क्या हर इंटेलिजेंट सभ्यता जब टेक्नोलॉजी में बहुत आगे बढ़ जाती है तो वो खुद को ही खत्म कर लेती है? कैसे? युद्ध से, परमाणु हथियारों से, हाँ, या अनियंत्रित एआई से, या किसी बायोलॉजिकल हथियार से, या फिर फिल्टर बाहर से आता हो, कोई प्राकृतिक आपदा। बिल्कुल, जैसे क्लाइमेट चेंज का चरम पर पहुंचना, कोई बड़ा एस्ट्रॉयड टकरा जाना, या पास के सुपरनोवा से गामा रे बर्स्ट आ जाना जो पूरी पृथ्वी से जीवन मिटा दे। शायद इसीलिए ब्रह्मांड इतना शांत है, क्योंकि इंटेलिजेंट जीवन ज्यादा देर टिकता ही नहीं, वो किसी न किसी फिल्टर पर अटक जाता है। तो फिर वही सवाल, क्या हम अकेले हैं, या किसी की नजर में है, किसी जू या लैब में, या फिर आगे कोई बड़ा खतरा इंतजार कर रहा है, कोई ग्रेट फिल्टर? देखिए, विज्ञान में सवाल पूछना बहुत जरूरी है। फर्मी पैराडॉक्स हमें अपनी जगह के बारे में सोचने पर मजबूर करता है। हाँ, ये बात तो है। एलियंस मिले या ना मिले, इस खोज में हम अपने बारे में, जीवन के बारे में बहुत कुछ सीखते हैं। हर गलत थ्योरी भी हमें सही जवाब के करीब ले जाती है। तो इस विश्लेषण के अंत में हम सुनने वालों के लिए यही सवाल छोड़ जाते हैं, अगर ये ग्रेट फिल्टर सच में है तो क्या लगता है, मानवता उसे पार कर चुकी है या वो अभी आना बाकी है? सोचिएगा जरूर इस पर।